नमस्कार डियर स्टूडेंट। दो बड़ी बड़ी वैकेंसी चल रही है, आप सब स्टूडेंट को पता ही होगा। एक तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ। जो स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उसमें भी गवर्नमेंट बैंक में, तो उनके लिए हर साल एवरी ईयर एक बैंकिंग सेक्टर की रिक्रूटमेंट का कैलेंडर डिक्लेयर होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार की एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, ग्रामीण बैंक हो, आरबीआई हो या इंश्योरेंस हो, जो भी वैकेंसीज डिक्लेयर होती है तो हर साल अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बना सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी डिक्लेयर हो गई होती है, हमें यह पता होता है सिलेबस क्या है, ठीक है, तैयारी कैसे करना है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होते हैं। और दूसरा कि ऑनलाइन फॉर्म बैंकिंग सेक्टर की जो भी एग्जाम्स आती है, आज भले एसबीआई और आईबीपीएस की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत सारी एग्जाम है जो इस साल 2026 में आने वाली है, ठीक है, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो या फिर आगे आरआरबी ग्रामीण बैंक क्लर्क हो या पीओ हो। तो फॉर्म भरने का बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेरी होता है कि फॉर्म में क्या क्या चीजें कैसे फिलअप करनी है, कौन कौन सी चीजें में क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक फॉर्म में आपका फाइनल सिलेक्शन रोक सकता है। इसलिए दोस्तों, खास हर एक स्टूडेंट को, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, उनको एक खास विनंती है कि फॉर्म भरने की पूरी गाइडलाइंस, आपके जितने भी माइंड में जो भी कंफ्यूजन होते हैं, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। हमने देखे हमारे करियर में बहुत सारे स्टूडेंट कि लगभग कम से कम 8-10 स्टूडेंट देखे हैं कि सिलेक्शन टाइम पे फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन फॉर्म में उसने कोई गलती से कोई मिस्टेक दूसरी डाल दी है ना, इंफॉर्मेशन गलती से डाल दी है, फाइनल सिलेक्शन भी रुक गया हुआ है दोस्तों। इसलिए खास फॉर्म भरने का कंप्लीट डिटेल आज आप आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ का समझ लेते हैं। आगे जाके कोई भी फॉर्म आएगा, ऑलमोस्ट 95 to 99% प्रोसेस सेम होता है, जिसमें कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होगी। तो खास, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, फॉर्म ऑनलाइन समझाया जाता है, उसको है ना काट काट के देखते हैं, ठीक है, कि ये तो पता है, ये तो पता है, लेकिन कौन सा पॉइंट मिस हो जाएगा, कौन सी लाइन मिस हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। फिर फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, तब डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। इसलिए खास एक बार कंप्लीट फॉर्म समझ लीजिए, जिसकी वजह से ये फॉर्म तो है ही, आगे जाके अभी 15-20 दिन महीने में आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म आएंगे, एसबीआई क्लर्क के फॉर्म आएंगे, तो तब भी आपको डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े। चलिए, तो दोस्तों एसबीआई और आईबीपीएस पहले थोड़ी बेसिक डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। जो स्टूडेंट को ना पता हो कि अभी जो वैकेंसी चल रही है उसमें बेसिक गाइडलाइंस क्या है, तो दोस्तों अभी एसबीआई की लगभग 1500 के आसपास पोस्ट है। कोई भी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है, या तो यहां एक डेट दी है, अभी आपको बताऊंगा, तब तक उसका अगर ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। और आईबीपीएस पीओ की तो दोस्तों 6700 से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, और आईबीपीएस में तो और जब तक सिलेक्शन आए तब तक बढ़ सकती होती है, ठीक है। तो बहुत बड़ी, दोनों का टोटल करोगे तो लगभग 8200 के आसपास वैकेंसी है। बहुत अच्छा चांस है, जो स्टूडेंट चाहे वो कोई भी बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे, फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और ये वैकेंसीज जो है वह हर साल आती है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं अभी अभी तैयारी चालू कर रहे, वो भी निराश ना हो, ठीक है, आगे जाके उनके लिए भी हर साल बैंकिंग की एग्जाम्स डिक्लेयर होगी। आगे बात करते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट। देखिए, एसबीआई पीओ का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 जुलाई है, तो फॉर्म भरने का थोड़ा सा आपको जल्दी रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से खास डेट मिस ना हो जाए। 8 जुलाई लास्ट फॉर्म भरने की डेट है, ध्यान रखने का है। और आईबीपीएस पीओ का 21 जुलाई लास्ट है फॉर्म भरने का, तो खास ध्यान दे कि डेट मिस ना हो जाए। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं लास्ट 2-3 दिन में फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उस टाइम पे फिर वेबसाइट कभी लोड करता होता है, ठीक है, कभी पेमेंट ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर वो आपको डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसलिए फॉर्म जो है वो जल्दी भर देने के आपको। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, एसबीआई पीओ में कौन फॉर्म भर सकता है? एनी ग्रेजुएट,
एनी ग्रेजुएट मतलब किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे कॉमर्स फील्ड हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, साइंस फील्ड हो, चाहे मैनेजमेंट हो, मास्टर किया हो, कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, जिसने 2026 में ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है या तो उससे पहले कंप्लीट कर चुके, और अभी अभी जिसने ग्रेजुएशन की एग्जाम दी, रिजल्ट आना बाकी हो, ठीक है, या तो मार्कशीट आनी बाकी हो या डिग्री आनी बाकी हो, लेकिन आपका रिजल्ट जो है या मार्कशीट जो है वो आपका 30 सितंबर 2026 तक अगर आ जाता है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो लोग इस साल ग्रेजुएट हुए उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। अगले साल वाले तो भर ही सकते हैं, चाहे फिर 2020 में क्यों ना किया हो, ठीक है। दूसरा दोस्तों, डिग्री भले आपकी अगले साल आए, कभी कभी कॉन्वोकेशन बाद में होता है डिग्री का, इसलिए यहां वो टेंशन नहीं लेना है, रिजल्ट आ जाना चाहिए, ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। और आईबीपीएस पीओ का जो ग्रेजुएट है उसकी डेट है कि 21/7/2026, मतलब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है इनकी आईबीपीएस पीओ की, उस तारीख तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोनों वैकेंसी दोनों में भर सकते हो, दोनों के फॉर्म अलग अलग है, ठीक है, दोनों अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ठीक है। आपकी अगस्त सितंबर में एग्जाम आ सकती है, ठीक है। जो स्टूडेंट अभी अभी पहली बार फॉर्म भर रहे या तो पहली बार बैंकिंग सेक्टर में आप तैयारी करने का सोच रहे, तो भी टेंशन ना लीजिए, आपकी ये वैकेंसीज हर साल डिक्लेयर होती है। चलिए आगे दोस्तों, यहां पे एक सवाल है कि मेरा केटी है, बैकलॉग है, देन व्हाट, कि भले आपका ग्रेजुएशन में कोई दोस्त सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में केटी आया हो, ठीक है, आपने सोल्व कर दिया, तो यहां केटी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी केटी सोल्व हो गई होनी चाहिए। और अभी अभी किसी का फाइनल ईयर में केटी आया हो और एग्जाम बाकी हो, तो 30 सितंबर बोला मैंने, या तो 21 जुलाई तब तक आपका एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका ग्रेजुएशन हो गया है, बीच में कितनी भी केटी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केटी सोल्व हो गई होनी चाहिए, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रिजल्ट पेंडिंग है, मैंने आंसर दे दिया, दोनों के रिजल्ट कब कब आ जाना चाहिए, ठीक है, बता दिया, एसबीआई का बोल दिया यहाँ पे और आईबीपीएस का भी बोल दिया। तीसरा मैंने बता दिया डिग्री सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट भले आपका बाद में आए, ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल सिलेक्शन आएगा, क्यों, क्योंकि आप तैयारी करेंगे, है ना, फाइनल सिलेक्शन आएगा, तब अगर आपकी डिग्री नहीं आई है तो कॉलेज से आप या यूनिवर्सिटी से प्रोविजनल डिग्री निकाल सकते हैं, वो तुरंत आपको 5-7 दिन में मिल जाती है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट फाइनल सिलेक्शन में चलेगा, ठीक है, डिग्री का प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बैंकिंग एकेडमी का रेगुलर बैंकिंग रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूट्यूब चैनल पे हमारे फैकल्टी, हमारी टीम रेगुलर वैकेंसीज के बारे में गाइड करेंगे, तैयारी कैसे करना है, हमारी कंप्लीटली यूट्यूब पे सीरीज चलती होती है। तो जो स्टूडेंट पहली बार ये देख रहे हैं, उनको, हर एक स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है, बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आपको, ठीक है, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आए, ठीक है, तो आपको जरूर नोटिफिकेशन आएगी और आप उसके रिलेटेड रेगुलर अपडेट रह पाओ, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या है और एज का रिक्वायरमेंट क्या है। एसबीआई पीओ के लिए 21 ईयर से लेके 30 तक का एज लिमिट होता है, वो लोग यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कुछ लोग एसबीआई की यहाँ पे एज लिमिट देख के दुखी हुए होंगे, ठीक है, चिंता मत करिए। एसबीआई पीओ में 21 साल मांगते हैं, एसबीआई क्लर्क आएगी तो 20 साल मांगेंगे, और भले अभी 20 साल भी ना हुआ हो, अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में तैयारी या तो कैरियर सोचा है, आप अपनी तैयारी चालू कर दीजिए, जैसे आपके एज मैच होगी आप फॉर्म भर सकते हैं, और एग्जाम के लिए तब तैयारी के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1/4 को आपके मतलब एज को गिना जाएगा। आईबीपीएस पीओ की एज यहां पे 20 से लेकर 30, तो यहां पे जिन लोगों का 20 हो गया है वो खुश हो जाएंगे, है ना, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, और एज जो है वो 1 जुलाई को काउंट की जाएगी, ठीक है। तो ये एज लिमिट है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन जो होता है वो एसटी, है ना, एससी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का होता है, पीडब्ल्यूएस के लिए भी 5 इयर्स का होता है, ओबीसी कैटेगरी जो होती है, ठीक है, उसके लिए 3 इयर्स का होता है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से कोई एज क्राइटेरिया का बेनिफिट नहीं है, ठीक है। जनरल कैटेगरी हो
या ईडब्ल्यूएस हो, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। खास तो यहां पे खास एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, दोनों के लिए मैंने यहां पे बता दिया। तो जो स्टूडेंट कंप्लीट कर चुके हैं इस क्राइटेरिया को, इसके बीच में मैच हो रहे, वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है? देखिए बैंकिंग एकेडमी गूगल पे टाइप करिएगा तो बैंकिंग एकेडमी की वेबसाइट पे ऑलरेडी हमने जो भी एसबीआई और आईबीपीएस की जो भी लिंक होती है वो वहां पे आपको रिलेट करके दे दी है, और वहां पे वो लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप तो डायरेक्टली आप एसबीआई और आईबीपीएस की जो फॉर्म भरने की वेबसाइट है वहां पे लिंक हो जाओगे, ठीक है। इसलिए वेबसाइट तो हुई है, वहां से ही फॉर्म भरना है, लेकिन आप बैंकिंग एकेडमी सर्च करके डायरेक्ट वहां पे डायरेक्टली आपको वैकेंसी के बारे में एक स्क्रॉलिंग लाइन होता है, उससे डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एसबीआई कैरियर का एक वेबसाइट दे दिया है, एसबीआई कैरियर में जाओगे, वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज होगी, वहां एसबीआई पीओ आपको सर्च करना है। और दूसरा आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो आईबीपीएस की वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली आईबीपीएस पीओ के फॉर्म दिख जाएंगे। तो ये फॉर्म भरने की शुरुआत करने तक का बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर हम लोग ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो हम एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और हो सकता है अभी कोई ना कोई एज में ग्रेजुएशन चल रहा हो, कोई सेकेंड ईयर में हो, कोई थर्ड ईयर में हो, ठीक है। तो दोस्तों आपके लिए अगले साल चांस मिलेगा, ठीक है, अगले साल भी आईबीपीएस और एसबीआई आने वाली होती है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना, अभी से तैयारी करिए तो आपका ग्रेजुएशन के बाद टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब दोस्तों तैयारी के लिए क्या, वो तो आप जानते ही है, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की तैयारी करवा रही है, ठीक है। बैंकिंग एकेडमी की ऑफलाइन सेंटर्स सूरत गुजरात में चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सूरत में है या तो नजदीक है, वो डायरेक्ट ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं, वहां तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो पूरे गुजरात या पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो और बैंकिंग एग्जाम्स की 2026 और 2027 की जो भी एग्जाम आने वाली उसकी कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं है, एक ही तैयारी जिसमें सारी एग्जाम आ जाए, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो, या कोई भी इंश्योरेंस की एग्जाम्स हो, और उसमें भी कोई भी बैंक की एग्जाम होगी तो एक तो दोस्तों प्रीलिम्स होता है और एक होता है मेंस। तो उसकी कंप्लीट तैयारी, साथ साथ में इंटरव्यू की भी तैयारी, इंटरव्यू की भी तैयारी जो है वो, अगर आप सूरत गुजरात में ऑफलाइन तैयारी करने के लिए नहीं आ सकते हैं तो आप कहीं से भी बैंकिंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे हमने प्रॉपर तैयारी के लिए एक मास्टर फाउंडेशन बैच प्रीलिम्स और मेंस का लाइव बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अब फॉर्म भरने की प्रोसेस की बात करें तो आप जैसे ही एसबीआई या आईबीपीएस की वेबसाइट से लिंक होंगे तो आपको ऐसा पूरा रजिस्ट्रेशन पेज दिखेगा, और वहां पे जो नए स्टूडेंट है उसको, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या जब भी आप इस साल का फॉर्म भर रहे होते हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है दोस्तों आपको, यहां है ना, न्यू रजिस्ट्रेशन पे हर एक को, और यहां डेट लिखी हुई है, जो भी आपकी फॉर्म की डेट है वो यहां पे क्लियर आपको मेंशन करके दिया हुआ है कि फॉर्म की डेट कौन सी है, ठीक है, और स्टार्ट कब हुई और एंड कब हुई, और ये सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, और आपको फॉर्म भरने का स्टार्ट करने का है। ऐसा सेम टू सेम आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो भी यहां पे सेम प्रोसेस सेम है। देखिए नाम भले एसबीआई का रहा, लेकिन आप जब आप लिंक खोलोगे ना तो ऑलमोस्ट आईबीपीएस की बैकएंड लिंक खुलेगी, तो दोनों के लिए फॉर्म भरने की जो गाइडलाइंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम है, उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस नहीं है। एक दो चीजें ऐसी होती है जो कहीं पहले फिलअप करनी है, कहीं बाद में फिलअप करनी, और आगे जाके ज्यादातर एग्जाम में जो है उसके गाइडलाइंस सेम है, फॉर्म की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। लेकिन एक चीज खास दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूं, फॉर्म भरने के पहले हर एक स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है कि आप आईबीपीएस और एसबीआई की जो भी पीओ की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आई है उसको भी एक बार रेफर कर लीजिएगा, जिसकी वजह से कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको यहां समझा रहा हूं, ऑलमोस्ट आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी रिक्वेस्ट ये है कि आप एक बार रीड करके उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहां पे डेट दे दी गई है एसबीआई की, आईबीपीएस की, यहां पे भी मैंने बता दिया न्यू रजिस्ट्रेशन,
अब बात करते हैं कि क्या क्या, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, फॉर्म को आगे बढ़ेंगे, क्या क्या पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पे आपको खास एक्यूरेसी को फॉलो करना है। दोस्तों जब भी आप फॉर्म स्टार्ट करते तो नेम और बेसिक आपकी डिटेल पूछेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नेम में सबको एक सवाल होता है कि मेरा नाम पहले लिखूं या पापा का नाम पहले लिखूं, ऐसा होता है नहीं, ठीक है। मेरा नाम पहले लिखूं या सरनेम पहले लिखूं, ऐसे माइंड में सवाल अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों यहां पे खास आपको यहां पे ये नहीं देखना है कि नेम पहले लिखूं या सरनेम पहले लिखूं, वो आपका कोई भी हो, आपको जो है ना आधार कार्ड जो आपका है, आधार कार्ड, उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरने का है, ठीक है। आधार कार्ड जो है आपका, उसके हिसाब से फॉर्म भरने का है। उसमें अगर नाम पहले है आपका तो आप पहले डालिए, ठीक है। उसमें आपकी सरनेम पहले है तो पहले डालिए। यहां पे दूसरा कुछ भी सोचना नहीं है। या तो वैलिड कोई भी आपका आईडी प्रूफ है, लेकिन ज्यादातर अब सारे स्टूडेंट आधार कार्ड को एक प्रॉपर एक बेस मानते होते, तो आधार कार्ड में जिस तरह से नाम है उस तरह से डाल सकते हैं। दूसरा खास एक चीज दोस्तों कि नेम और डिटेल की तो बात कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसके अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि एलसी होता है, 10वीं की मार्कशीट होती है ना, उसके बाद जैसे आधार कार्ड है, तो सब में कहीं ना कहीं कोई पापा के नाम में कोई मिस्टेक होती है, सरनेम में कोई मिस्टेक होती है, लेटर की मिस्टेक होती है, स्पेलिंग की मिस्टेक होती है। तो दोस्तों इसमें भले अभी मिस्टेक रहा, लेकिन अभी आपको जो फॉर्म है आधार कार्ड के हिसाब से ही भरना है। दूसरा, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे वो लोग जो प्रूफ मांगेंगे वो आधार कार्ड आईडी प्रूफ मांगेंगे, आधार कार्ड या तो उसके जैसा कोई भी गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है। इलेक्शन कार्ड भी होता है, लाइसेंस भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको काम आएगा आधार कार्ड। तो आधार कार्ड के हिसाब से हमारा सजेशन है कि आप उसके हिसाब से फिलअप करिए। और ये जो मिस्टेकें होगी, है ना, अलग अलग नाम में कोई मिस्टेक है, लेटर मिस्टेक है, वो आप बाद में भी एक जब सिलेक्शन में जाओगे तो एक गैजेट नोटिफिकेशन करवा के उसको प्रेजेंट कर सकते हो कि मेरे अलग अलग नाम में मिस्टेक है, लेकिन मेरा नाम ये फाइनल है, ठीक है। इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। आप अभी जो नेम और डिटेल फिलअप करिए वो बेसिक आधार कार्ड के हिसाब से और या तो गवर्नमेंट वैलिड आईडी प्रूफ के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट मोबाइल नंबर जो मतलब फिलअप करते हैं, वो ऐसा नंबर फिलअप करते हैं जिसमें रिचार्ज ही नहीं होता है ना। ईमेल आईडी कोई भी लिख देते 1234@gmail.com। दोस्तों यहाँ वैलिड चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और पासवर्ड आएगा। इसलिए खास यहाँ पे वैलिड डिटेल फिलअप करनी है, ठीक है। वैलिड होना चाहिए खास, है ना। यहाँ पे कोई भी प्रकार का ऐसा इनवैलिड डिटेल फिलअप करना नहीं है। ये बेसिक डिटेल जब भी फिलअप करे एक्यूरेसी से फिलअप करने का है, क्योंकि एक बार बेसिक डिटेल फिलअप कर दी, बाद में ये बेसिक डिटेल चेंज नहीं होगी, है ना। इसलिए खास भरने में ध्यान रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन फॉर्म भरने में मिस्टेक ना होनी चाहिए, ठीक है। जिसकी वजह से आपका एग्जाम सेंटर पे हमने ये एक्सपीरियंस देखे दोस्तों कि आधार कार्ड में नाम जो था आईडी प्रूफ लेके गए थे उसमें अलग था, ठीक है, स्पेल मिस्टेक था, सरनेम मिस्टेक था, और फिर वहां गए फॉर्म में अलग आया था, एग्जाम में अलाउड ही नहीं किया है। इसलिए खास जो आईडी प्रूफ वहां लेके जाने वाले हैं उसके हिसाब से ही आपको वहां फॉर्म फिलअप करने का है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखा ही है, देखो वैलिड आईडी प्रूफ, मैंने आधार कार्ड बात कर ही दी आपको, क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मैरिड गर्ल्स है, ठीक है, तो उसको नेम और डिटेल में क्या फिलअप करना है। देखिए अगर आप मैरिड हो, आपका जिस नाम से आधार कार्ड बन गया है या तो कोई भी आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ बन चुका है, तो आप उस नाम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आपके हस्बैंड के नाम पे भी भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गर्ल्स ऐसे भी है जिसका मैरिज हो चुका है लेकिन उसके आईडी प्रूफ या डॉक्यूमेंट अभी तक हस्बैंड के नाम पे चेंज नहीं हुए, तो वो उनके पेरेंट्स के नाम पे भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। आप अपने हस्बैंड के नाम पे भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका आईडी प्रूफ उस नाम से चेंज हो चुका हो तो। और अगर आपका मतलब फादर के नाम के डॉक्यूमेंट है, भले आपका मैरिज हो चुका है लेकिन आप फादर के नाम पे भी फॉर्म भर सकते हो, इसलिए उसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। चलो आगे बढ़िए दोस्तों। खास इतना फिलअप करने के बाद खास दोस्तों एक ध्यान रखिएगा, हर एक चीज को अच्छी तरह से समझिएगा, काट काट के नहीं, है ना।
क्योंकि छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी, आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अब जब आपका बेसिक डिटेल फिलअप हो गया, उसके बाद इस बार डायरेक्टली फोटो और सारी चीजें अपलोड करनी है। फोटो आपको अपलोड करना है। एक तो खास चीज दोस्तों, 4 चीजें आपको पहले ही स्कैन करके रखने का है, आधा खत्म होने के बाद नहीं। एक तो फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा थंब इंप्रेशन, ठीक है, और चौथा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है, ये 4 चीज। और एक 10वीं की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट। भले कभी कभी आईबीपीएस पीओ में मांगा होता है, एसबीआई पीओ में नहीं मांगा होता है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें स्कैन करके रखना है अच्छी तरह से। और इसकी साइज क्या होनी चाहिए, किस साइज में होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप एडवर्टाइजमेंट में एक बार देख लीजिए, और जहां स्कैन किया होगा वहीं पे लिखा होता है, ठीक है। इसलिए ये साइज कितनी, किस साइज में करना है, केबी कितना, वो तो आप समझदार हो, है ना, फॉर्म भरने में आप ग्रेजुएट है, ठीक है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट को इतना बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, उसको ध्यान में रख के आपको कर देने का है। लेकिन फॉर्म चालू करने से पहले ये 4 चीजें स्कैन करके रखने का है, खास ध्यान रखने का। और एक 10वीं की मार्कशीट, 5वीं, इसको स्कैन कैसे करना है उसकी भी गाइडलाइंस आएगी, ठीक है, लेकिन स्कैन कर लेना है आपको। चलिए अब देखो, पहली चीज फोटोग्राफ, फिजिकल फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है स्कैन किया हुआ। लेकिन एक चीज छोटी सी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोफेशनल फोटो अपलोड नहीं करते हैं। कोई भी शादी में गए होते हैं उसको आधा काट देते हैं, ठीक है, कहीं घूमते होते हैं उसको आधा काट के फिर फोटो अपलोड कर देते हैं। दोस्तों आप एज ए ऑफिसर की जॉब पे जा रहे हैं तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है, जिसमें एक प्लेन बैकग्राउंड हो, ठीक है, और अच्छा फोटो हो, और लाइट जो हो, मतलब बैकग्राउंड कलर लाइट हो, ठीक है, वैसा फोटो यहां अपलोड करने का है खास। दूसरा, जैसे ही फोटो अपलोड करोगे तो वहां पे एक आपको ऑप्शन, वहां पे एक और होगा जिसे गूगल स्कैनर से या तो कंप्यूटर के वेब स्कैन से, 2 में से कोई भी एक, गूगल स्कैनर से या तो अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे भर रहे तो वेबकैम से आपको फोटो जो है लाइव गिराने का है, ये तो अपलोड करना ही है। दूसरा, आपको वहां पे गूगल स्कैनर या तो वेबकैम से लाइव फोटो गिराना है। लेकिन लाइव गिराए तब भी ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट चलते चलते रोड पे लाइव गिर लेते हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट पीछे 2-4 लोग खाते होते है ना, उनके सामने लाइव फोटो और पीछे वो लोग होते, वो नहीं चलता है। ऐसा चाहिए जो पीछे कुछ बैकग्राउंड हो, व्हाइट या लाइट ऐसा बैकग्राउंड हो, और फिर ऐसा लाइव कैप्चर करने का है, ठीक है। दूसरा, ये फोटो जो आपने अपलोड किया होगा, यहां पे मैंने गाइडलाइंस लिखी है, देखिए आप, ठीक है, साइज फोटो की प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा, दोनों फोटो में फेस मैच होना चाहिए, मेरे जैसा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने एक फोटो सेविंग के साथ लिया और एक विदाउट सेविंग लूं, ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो खास ध्यान देने का है कि दोनों फोटो सेम दिखने चाहिए, भले कलर शर्ट अलग हो वो चले, लेकिन फेस जो है एक 5वीं स्टैंडर्ड का 10वीं स्टैंडर्ड का फोटो हो और एक अभी का हो, ऐसा नहीं, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो भी अभी 6 महीने 1 साल में आपने कहीं से भी अगर खिंचाए तो वो फोटो अपने को चाहिए, है ना, खास ध्यान देने का है। तो फोटो स्कैन करके रखने का है और दोनों फोटोग्राफ मैच होने चाहिए, उसका ध्यान रखने का है। क्लियर, फोटो में ध्यान रखना है जिसमें मिस्टेक ना हो जाए। दूसरा, सिग्नेचर स्कैन करने का है, एक पेपर लेने का व्हाइट कलर का जिसके ऊपर कभी नाश्ता ना किया हो, है ना, और उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने का है। देखिए यहां पे ध्यान देने का है, व्हाइट पेपर और ब्लैक इंक पेन से, पेपर व्हाइट, ठीक है, व्हाइट पेपर और उसके ऊपर ब्लैक बॉल पेन से साइन करने का है। कहीं कहीं ब्लू भी चलाते हैं, लेकिन जनरली आईबीपीएस जो है वो ज्यादातर ब्लैक इंक की मांगते हैं, ब्लैक पेन से साइन करने का है, ठीक है, और उसको भी स्कैन करना है। दूसरा, नॉट इन कैपिटल लेटर, सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में किया होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या, समझो कि आपका नाम, किसी का नाम अगर कोई भी हो, मैं मेरा ही लिखता हूं चेतन, अब देखिए ये चेतन है, अगर मैंने ऐसा कोई सिग्नेचर किया, ठीक है, जिसमें सिर्फ चेतन लिखा, ये तो मैंने ऊपर लाइनिंग भी किया, ठीक है, लेकिन ऐसी सिग्नेचर कर दी मैंने ऐसे ही सारे कैपिटल में, तो ये अलाउड नहीं है। हाँ,
लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, कोई एक कैपिटल करके और ऐसी लाइनें करते हैं या जो भी करते हो, सिर्फ कोई नाम लिखता हो विशाल, है ना, तो भी चलता है, लेकिन सारे लेटर कैपिटल में नहीं होने चाहिए सिग्नेचर में। और कैपिटल आपकी सिग्नेचर बदलने नहीं जाना है, सिग्नेचर वही रखनी है। अगर आप कोई स्टूडेंट सारे लेटर कैपिटल में सिग्नेचर करते होते तो वो अलाउड नहीं है, ठीक है, खास ध्यान रखने। इसको भी स्कैन करने का है, स्कैन करके रखने का है और अपलोड करने का है। अपलोड करने की साइज जो है वो आपको देख लेने का है, ठीक है, उसमें मिस्टेक ना हो उसका ध्यान देने का है। उसके बाद दोस्तों जब जब फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने के साथ साथ ये भूलना नहीं है कि तैयारी भी करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कर चुके हैं, अगले साल से तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसको भी अपने खुद को एक कहां पहुंचे हैं उसको टेस्ट करने की जरूरत है। तो दोस्तों बैंकिंग एकेडमी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बैंकिंग एकेडमी के एप्लीकेशन पे पूरे पैकेज वाइज अवेलेबल है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल के पैकेज अवेलेबल है। आप सारी प्रीलिम्स और मेंस की अभी की जो भी एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज के पैकेज बनाए हैं। जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं डायरेक्टली वो भी परचेज कर सकते हैं, डायरेक्टली टेस्ट आप अटेंड कर सकते हैं। साथ साथ में वहां पे जो प्रीवियस ईयर में बैंकिंग की एग्जाम गई है, एसबीआई और आईबीपीएस की और आरआरबी की या आरबीआई की, उसके पेपर जो वहां पे हुए होते हैं उसके आधार पे मेमोरी बेस्ड पेपर कैसा होता है, कैसे पेपर हो सकते हैं, वो भी दिया गया है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जिसको भी परचेज करना है, ठीक है, तो वो कंप्लीटली सारा एक साथ तैयारी कर पाए वैसा पैकेज जो है वो प्रैक्टिस का है। और दूसरा दोस्तों एक और चीज बैंकिंग की, आप एकदम प्रॉपर प्रिपरेशन और खुद को एक प्रैक्टिस के फाइनल प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर पाए, है ना, वैसा एक प्रैक्टिस बैच जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है। प्रैक्टिस बैच जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, जिसमें इस साल की 2026 की प्रीलिम्स और मेंस का लगभग 150 से लेके 170 डेज का आपको प्रॉपर प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसका एक प्लान देंगे। वो ब्रह्मास्त्र होगा आपकी तैयारी के लिए और आपकी स्पीड बनाने के लिए। तो जिनको प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन करना है वो प्रैक्टिस बैच भी बैंकिंग एकेडमी का ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें उनको प्रॉपर प्रैक्टिस का एक शेड्यूल मिलेगा। चलिए आगे दोस्तों कैटेगरी की बात करते हैं। फॉर्म में जब जब आप फॉर्म में आगे बढ़ते जाओगे उसमें जो चीजें बेसिक है वो आपको समझ में आ जाएगी, उसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जहां जहां डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और आपको कहीं पे फॉर्म में मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से सिलेक्शन में प्रॉब्लम आए, वैसे पॉइंट यहां समझा रहा हूं, बाकी सारे पॉइंट आप वहां पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा दोस्तों कोई भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े फॉर्म में, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, हमारी टीम आपका कंप्लीट आंसर देने की कोशिश करेंगे। लास्ट में आपको कांटेक्ट डिटेल भी दूंगा जिसके ऊपर कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। चलिए कैटेगरी की बात करें दोस्तों, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और एससी, जिसके लिए सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है। जनरल कैटेगरी जो है या तो ओपन कैटेगरी है, उसके लिए तो नाम ही काफी है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखिए यहां ध्यान रखने का, आपका कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश में होना जरूरी है, भले अभी ना हो, ठीक है, अभी फॉर्म भर देने का है, लेकिन जो स्टूडेंट अपनी अपनी लैंग्वेज में है स्टेट में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना कंपलसरी है। आप अभी फॉर्म भर सकते हो, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो इंग्लिश फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए दे देने का है, और वो भी सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। खास ध्यान देने का, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट होना चाहिए। ये फॉर्मेट कैसा होता है ना पता हो तो ये आईबीपीएस का जो भी अभी पीओ का नोटिफिकेशन आया है या एसबीआई का जो आया है, आगे जाके जो भी एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क आएगी, उसमें भी लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का हर कास्ट का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होता है वो उसमें दिया होता है। फिर भी आप अगर वहां ना ढूंढ पाओ, आप आपने जहां से भी सर्टिफिकेट निकाला है वहां जाके बोलोगे कि मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, वो आपको निकाल के देंगे। अभी फॉर्म भरने से पहले टेंशन नहीं लेना है, अभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, बस आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देने का है। एक और चीज सबसे बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी उसका जो सर्टिफिकेट होता है ना वो एवरी ईयर रिन्यू होता है, एवरी ईयर, ठीक है।
तो यहां पे खास ध्यान देने का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और एक तो ईडब्ल्यूएस और एक ओबीसी का नॉन क्रिमिलियर एनसीएल है ना। ओबीसी का एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, वो एक ही बार निकलता है, उसको रिन्यू नहीं करना होता है, लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए। लेकिन ये ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का एनसीएल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, कहीं कहीं स्टेट में ओबीसी और नॉन क्रिमिनल दोनों एक ही सर्टिफिकेट में दे दिए होते, दो अलग अलग नहीं होते। गुजरात में होते तो दोनों अलग अलग होते, कोई स्टेट में दोनों साथ में ही होते, लेकिन ये जो है हर साल रिन्यू करने होते। और यहां क्लियर बोला है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही इश्यू हुआ होना चाहिए। भले अगर आपने, हो सकता है अभी इसको इंग्लिश में ना कन्वर्ट किया हो, या इश्यू जो है वो आपने रिन्यू ना किया हो 2026 का, ठीक है, फिर आप फॉर्म भर दीजिए, रिन्यू करने के लिए अप्लाई कर दीजिए, जिसकी वजह से आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो रिन्यू हो जाए और आपका फॉर्म में कोई भी डिफिकल्टी ना आए। इसलिए खास 1 अप्रैल 2026 के बाद का, ठीक है, फॉर्म भरने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास इंग्लिश में सर्टिफिकेट ना हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। बस 1 अप्रैल 2026 सिलेक्शन में जब जाओगे आप तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का इश्यू डेट होना चाहिए, ये खास ध्यान देने का है, ठीक है, इसमें मिस्टेक ना हो। चलिए आगे बात करते हैं। जब जब आप फॉर्म भरोगे तो बीच में आपको यह भी पूछेंगे कि एसबीआई पीओ जो है या तो आईबीपीएस पीओ है, आपने उसके कितने अटेम्प्ट दिए हैं, कितने अटेम्प्ट दिए हैं, कि आपने इससे पहले कोई एग्जाम दिया है, अटेम्प्ट दिया है। तो दोस्तों अटेम्प्ट यहां पे क्या लिखना है, अगर आपने प्रीलिम एग्जाम दिया है कोई भी, चाहे एसबीआई का हो या आईबीपीएस का हो, ठीक है, आईबीपीएस का दिया हो, पीओ का या एसबीआई का दिया हो, तो अटेम्प्ट 0 लिखना है, प्रीलिम दिया हो 0 लिखना है। अगर आपने कोई भी साल में पिछले प्रीलिम पास कर दिया हो और मेंस दे दिया हो और मेंस में अगर रह गए हो तो ही एक अटेम्प्ट गिना जाता है। अगर एक बार मेंस दिया है तो एक अटेम्प्ट, 2 बार मेंस दिया है तो 2 अटेम्प्ट, लेकिन उसी एग्जाम का, एसबीआई पीओ का या आईबीपीएस पीओ का, ठीक है, प्रीलिम का एग्जाम दिया है उसको अटेम्प्ट में गिना जाता नहीं है। मेंस अगर आपने दिया है तो उसको एक अटेम्प्ट लिखना है, कभी भी पिछले सालों में आपने लिख दिया हो तो। चलिए, और दूसरा एक और चीज पूछा है कि कौन सा फोटो आईडी प्रूफ है जो आप वहां लेके जाओगे, वो भी फिलअप कर देना है अब भी। मतलब जो भी आप वहां साथ में फोटो आईडी प्रूफ लेके जाने वाले हो वो फिलअप कर देने का है, ठीक है, और यहां पे मेंशन कर देने का है कि हम आधार कार्ड लेके आएंगे या दूसरा कोई भी फोटो आईडी प्रूफ लेके आएंगे, तो वो भी यहां पे मेंशन कर देने का है, और जो मेंशन किया होगा वो ही लेके जाने का है, ठीक है, और उसी हिसाब से ध्यान देने का है। दूसरा एक और चीज है, एड्रेस डिटेल के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि एड्रेस डिटेल कैसे फिलअप करें। दोस्तों आपके आधार कार्ड में भले कोई भी एड्रेस हो, आप जहां पे रहते हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, उस जगह आपका एड्रेस फिलअप करना है। आपके आधार कार्ड में या कोई भी आईडी प्रूफ में और जो एड्रेस है उस जगह पे आप रहते नहीं हो और आप अलग जगह पे रह रहे हैं, तो आपको एड्रेस प्रूफ वहां का डालने का है, और प्रूफ यहां पे अपलोड नहीं करना है, लेकिन एड्रेस फिलअप वहीं का करना है, ठीक है। भले आधार कार्ड और आप रहते हो दोनों का एड्रेस अलग अलग हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खास ध्यान रखने का ये एड्रेस का कोई टेंशन नहीं है। जहां आप रहते हो, चाहे वो रेंट पे रहते हो या ऑन है, पापा का, दादा का, दादी का, भाई का, कोई भी हो, ठीक है, आपको एड्रेस यहां पे वही फिलअप करना है जहां रहते हो। चलिए आगे। दूसरा दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहां पे कभी कभी कोई फॉर्म में, देखिए मैं अभी आपको कॉमन समझा रहा हूं, आगे जाके एसबीआई क्लर्क आए, आईबीपीएस क्लर्क आए, आरआरबी आए, चीजें यही मांगी जाएगी, कोई पहले कोई बाद में, कोई इससे कम, है ना, कोई नई अपडेट आएगी तो बता देंगे। कभी कभी 10वीं की मार्कशीट भी अपलोड करनी होती है ना, तो आपको 10वीं की मार्कशीट भी एक स्कैन करके रखने का है, और 10वीं की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप कभी कभी मांगी होती है और कभी कभी नहीं मांगी होती है। जो मांगी है तो दे देने का है, नहीं मांगी है तो नहीं देना है, ठीक है। कोई कोई फॉर्म में मांगा जाता है, कोई कोई फॉर्म में नहीं मांगा जाता है। आगे ग्रेजुएशन डिटेल, अब देखिए यहां पे आपको ये बोला था, अभी मैंने बताया था कि 30 सितंबर से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, भले आपने एग्जाम दे दिया, या तो 21 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए। तो यहां पे खास आपको सिलेक्ट करना होगा, आपने अपीयर किया है कि पास कर दिया है।
अपीयर मतलब जो इस साल एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी हो, और पास मतलब इस साल रिजल्ट भी आ गया हो, ठीक है, मार्कशीट भी आ गया हो, सब आ गया हो, तो उसको पास बोला जाता है ना। तो आपको वो सिलेक्ट कर लेने का। दूसरा खास, बहुत सारे स्टूडेंट को एक प्रश्न होता है, पासिंग डेट मांगा जाता है, पासिंग डेट। तो कोई कोई यूनिवर्सिटी है या तो कॉलेजेस है, वो मार्कशीट में पासिंग डेट डाल देते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं डाल रहे। तो आपको जो महीना उसमें लिखा हो मार्कशीट में, जो मंथ या ईयर, ठीक है, उस मंथ का लास्ट डेट डाल देने का है, ठीक है, उस मंथ का लास्ट डेट डाल देने का है, जिसकी वजह से डेट जो है वो मांगी गई है। तो अगर आपकी मार्कशीट या डिग्री में डेट लिखी हुई है तो वो डेट डाल देने की है, लास्ट ईयर की मार्कशीट और लास्ट ईयर का डिग्री, ठीक है, तो उसमें वो डाल देना है। नहीं है, सिर्फ महीना लिखा है, तो उस महीने, उस जो भी महीना है उसकी लास्ट डेट आपको फिलअप कर देने की, पासिंग डेट, उसमें टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद परसेंटेज कन्वर्ट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके रिजल्ट सीजीपीए, एसजीपीए, है ना, ऐसे ग्रेड सिस्टम में आ रहे हैं। तो कोई भी ग्रेड सिस्टम है, आपको यह ध्यान रखना है कि सारे सेमेस्टर का एवरेज ग्रेड सिस्टम कौन सा है। अगर एवरेज नहीं दिया है तो आपको एवरेज करना है सारे सेमेस्टर का, चाहे एसजीपीए हो, सीजीपीए हो, ठीक है, तो कोई भी हो, किसी का सीपीआई होता है, लेकिन जो एवरेज एग्रीगेट आपका ग्रेड है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का है। खास परसेंटेज में कन्वर्ट करने की मेथड आपकी मार्कशीट या आपकी डिग्री सर्टिफिकेट में होती है। आपको ना पता चले तो आप अपने कोई भी सीनियर है उसको भी पूछ सकते हैं, आपके कॉलेज के सर टीचर आपके टच में है उसको भी पूछ सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के कोई सर टीचर है उसको भी पूछ सकते हो, क्योंकि यहां परसेंटेज मांगा है और आपको उसमें कन्वर्ट करना है। उसमें कन्वर्ट करने के बाद फिलअप करना है, उसमें परसेंटेज ही चाहिए यहां। और आपकी डिग्री या तो मार्कशीट में परसेंटेज दे दिए हैं एवरेज सबके सारे सेमेस्टर के, तो आप वहां पे वो फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मास्टर डिग्री की डिटेल, जो लोग मास्टर है, पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो फिलअप कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है। यहां तक ग्रेजुएशन तक डिटेल कंपलसरी होती है। और आगे आपको जो भी फील्ड आएंगे इस फॉर्म में, दूसरे कोई भी पॉइंट आएंगे वो आपको समझ में भी आ जाएंगे और उसमें आपको इतना टेंशन भी नहीं आएगा, ठीक है। जो मैंडेटरी ना हो उसको भरना भी नहीं है, अगर आपको ना लगे तो उसको छोड़ सकते हो आप। चलिए, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल, वो अगर आप है आपके पास तो भर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सीजीपीए को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करने का बता दिया मैंने, ठीक है, कि कोई भी अगर आपका जो भी ग्रेडिंग सिस्टम है, जो एवरेज आपके होते हैं सारे सेमेस्टर के, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने की मेथड आपकी मार्कशीट या डिग्री में दिया होगा। उसके बाद अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, खास ध्यान देने का है। ये यहां पे इसलिए दिया होता है कि किसी को ऐड करना है तो उसके लिए एक ऐड कर सकते हैं, और इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे उसके रिगार्डिंग, उसको अगर आंसर आ जाए तो कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीजें एक्स्ट्रा है कि जो मास्टर ऐड करना हो तो ग्रेजुएशन की डिटेल जो है वो कंप्लीटली फिलअप करनी है, ये आपके पास हो तो ठीक है। बाकी सीजीपीए को परसेंटेज में या तो एसजीपीए हो, जो भी आपका हो ग्रेडिंग सिस्टम, हर यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग सिस्टम का मार्किंग का जो भी है वो अलग अलग सिस्टम है। चलिए, अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी खास ध्यान देने का, हिंदी, इंग्लिश और आपका जो भी मतलब मदर टंग हो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं वहां पे, ठीक है। रीड, राइट, स्पीक जो भी सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आता है ना, और फिर वहां टिक कर दिया होता है, ठीक है, कि यहां तो टिक करना है, अभी तक टिक ही करते आते हैं। फिर इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू देंगे हिंदी में, ठीक है, फिर पूछेंगे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो वो ऐसा सोचेंगे कि थोड़ा थोड़ा आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आता है वही लिखो, इंग्लिश में इंटरव्यू देना कंपलसरी नहीं है। आप अपनी जो भी अपनी नेशनल लैंग्वेज है उसमें भी इंटरव्यू दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जितना आता है उतना ही आपको लिखना है। चलिए, एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन, तो आपके नजदीक में जो भी बड़ा सेंटर है उसका नाम वहां दिया हुआ है, ठीक है, जो भी नजदीक में सेंटर हो, ठीक है, जो भी बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं वो वहां पे ऑप्शन है, आप वहां सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि तैयारी करते होते, समझो गुजरात सूरत में, उसको फॉर्म के लिए सेंटर रखना है दूसरा, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। उनको लगे कि मुझे तो कश्मीर में पोस्टिंग चाहिए, तो वो एग्जाम का सेंटर मतलब स्टेट ऑफ अप्लाई जो है वो कश्मीर सिलेक्ट कर सकते हैं,
है ना, ये मतलब ऑप्शन है। बाकी आप अगर जहां से फॉर्म भर रहे वहां का नजदीक का सिटी आपके लिए सेंटर होता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, अब ये क्या है, देखिए गुजरात गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, जैसे जैसे कोई भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स आती है उसके लिए जो भी ST SC EWS ST SC या PWD के कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, उनको एक प्री एग्जामिनेशन के लिए एक इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, या कुछ अवेयरनेस मिले, ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा होते रहते हैं। तो वो अगर किसी को भी ऑप्ट करना हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड है। दूसरा खास दोस्तों, या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक बार पूरा PDF आपका खुलेगा, ठीक है, पूरा पेज खुलेगा, लाइन टू लाइन एक एक चीज आप पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि कभी कभी IBPS SBI की जो फॉर्म है, ठीक है, SBI की फॉर्म में मॉडिफाई का कोई ऑप्शन नहीं है। IBPS जो है वो मॉडिफाई के लिए विंडो खोलता है फॉर्म की डेट के बाद 2 दिन तक, लेकिन SBI में कोई भी मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। IBPS में भी आपको फॉर्म कंप्लीट होने के बाद 2 दिन तक मॉडिफिकेशन की डेट आएगी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको क्यों फॉर्म भरने के लिए आपको मिस्टेक करना है, अच्छी तरह से समझ के फॉर्म भरिए, कोई मिस्टेक ना हो जाए उसका ध्यान रखने का है। तो वेरीफाई कर लेना है। दूसरा, लास्ट में एक PDF जनरेट होगी, वो PDF आपको सेव भी कर लेना है। जब आप कंप्लीट फॉर्म फिलअप करोगे तो आपने जो भी ऑनलाइन प्रिंट आउट, जो भी ऑनलाइन डिटेल फिलअप की होगी उसका एक PDF बनेगा। दूसरा, उसमें क्या क्या वेरीफाई करना है, फोटो अच्छा दिख रहा है, सिग्नेचर क्लियर दिख रहा है, थंब इंप्रेशन क्लियर दिख रहा है, ये सारी चीजें वेरीफाई करने की। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इससे पहले जो IBPS का फॉर्म भरेंगे वो सारे स्टूडेंट IBPS PO का फॉर्म भरेंगे, उसके लिए टोटल IBPS की 11 बैंक है। IBPS में टोटल गवर्नमेंट की जो बैंक है वो 11 है। अब SBI तो एक ही है, तो SBI का फॉर्म भरोगे तो आपको बैंक का चॉइस सिलेक्शन डालना नहीं है, लेकिन IBPS का फॉर्म भरोगे उसमें आपको IBPS का चॉइस फिलअप करना है। किसके लिए, एग्जाम के बाद जब आपका सिलेक्शन आता है तब आपको कौन सी बैंक पहले चाहिए, कौन सी बैंक बाद में चाहिए, वो चॉइस सिलेक्शन है। तो यहां पे हमने हमारे हिसाब से आपको प्रीफर दिए हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये हमने जो भी गुजरात में ब्रांच नेटवर्क है जिनका ज्यादा, उसके हिसाब से दिए हुए हैं। ये हमारा सजेशन है, आप अपने हिसाब से चॉइस फिलअप कर सकते हैं, लेकिन जिनको चॉइस पता ना चले वो ऐसे डाल सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ये हमने गुजरात के हिसाब से यहां फिलअप करके दिया है, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो गुजरात से फॉर्म भर रहे हैं। बाकी आप अपने अपने हिसाब से चॉइस फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे आपको चॉइस देना है कौन सी बैंक, आपका सिलेक्शन आया तो आपकी कौन सी बैंक पहली चॉइस है, कौन सी बैंक सेकंड चॉइस है। चलिए दोस्तों, पूरा फॉर्म समझ रहे हैं, अभी और 2-3 चीजें बाकी है, लेकिन एक और चीज बता दूं, मैंने आपको यह बताया बैंकिंग एकेडमी का फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस बैच है। दोस्तों ऐसे स्टूडेंट है जो 1-1, 2-2 साल से प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम तक पहुंच चुके हैं, प्रीलिम निकल जाता है, मेंस के लिए कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो बैंकिंग एकेडमी का 2026 और 2027 की जो मेंस की एग्जाम आएगी कोई भी, उसके लिए एक एडवांस मेंस का बैच स्टार्ट हुआ है। आप उसमें सारे मेंस लेवल के टॉपिक्स और हाई लेवल के टॉपिक्स कंटिन्यू आपको रेगुलर ऑनलाइन बैच में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसके लिए बैंकिंग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा और आप एडवांस बैच भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे इंडिया में से कोई भी स्टूडेंट मेंस के लिए डायरेक्ट तैयारी करना चाहते हैं, देखिए इसमें 1-1.5 महीने का, ऐसा नहीं कि 1-1.5 महीने में एक लेक्चर लेके खत्म हो गया सिलेबस, नहीं दोस्तों, पूरे मेंस के चैप्टर चलेंगे, आपको मेंस तक का जो लेवल है वो पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन बैंकिंग एकेडमी का, ऐप स्टोर में से भी और प्ले स्टोर में से। चलिए, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अभी बाकी है थोड़ा फॉर्म दोस्तों, है ना, मतलब हमने फोटो किया, सिग्नेचर किया, अब वापस आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है, उसके ऊपर आप इंक होती है ना, इंक जो भी पैड होता है, इंक पैड, उसके ऊपर थंब लगा के और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। अनफॉर्चुनेटली जिनके पास शायद कोई अगर डिसेबिलिटी हो, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन नहीं है,
तो राइट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ना हो तो बाकी लेफ्ट हैंड कंपलसरी है, ठीक है। व्हाइट पेपर पे उसको थंब लगाना है, उसको स्कैन करके रखना है और अपलोड करने का है। इसकी साइज कितनी वो आपको ऑनलाइन में जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें दिया हुआ है। चलिए, उसके बाद सबसे बड़ी बात, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये भी अपलोड करना है। मैंने आपको पहले ही बोला था, फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और कहीं कहीं 10वीं की मार्कशीट। एसबीआई पीओ में नहीं मांगते, आईबीपीएस पीओ में मांगते कभी कभी, है ना। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन खास ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपको खास, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं। आपको क्या करना है, एक व्हाइट पेपर लेना है, अपने को आईबीपीएस में और एसबीआई की एडवर्टाइजमेंट में 2 से 3 लाइन दी गई है। अपने को फॉर्म भरने में हमने जो भी डिटेल फिलअप की है वो डिटेल जो है वो मेरे हिसाब से हमने कंप्लीट करेक्ट फिलअप की है। और वो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जब भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ओरिजिनल हम प्रोवाइड करेंगे। वैसा इंग्लिश में हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखने का है, वो आपको अपनी इंग्लिश यूज नहीं करनी है, अपनी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, अपना नॉलेज यूज नहीं करना है। आपको उन लोगों ने आईबीपीएस ने अपनी आईबीपीएस की जो भी एडवर्टाइजमेंट है उसमें दिया हुआ है, एसबीआई में भी दिया है, ऊपर लिखा होगा हैंड रिटन डिक्लेरेशन, उसको कॉपी करना है। दूसरा कोई दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग साइड पे करके कॉपी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आई करके जगह छोड़ा है, वो जगह के बाजू में अपना नाम जो है वो भी फिलअप करने का है। वहां पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे जगह छोड़िए, नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होती है, उसके बाद hereby declare all the information submitted by me in the application or the form is correct, true and valid. I will present supporting document and when required signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. मतलब मैंने जो भी अपलोड किया है या जो फिलअप किया है वो सारी चीजें मेरी हैं, ठीक है। और इसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जब जरूरत पड़ेगी तब मैं प्रोवाइड करूंगा। और खास कुछ लोग कष्ट ज्यादा नहीं करते हैं, एसबीआई का हैंड रिटन डिक्लेरेशन आईबीपीएस में अपलोड करते हैं, आईबीपीएस का एसबीआई में नहीं, दोनों का अलग अलग है। तो एसबीआई का एसबीआई में, आईबीपीएस का आईबीपीएस में, ठीक है। खास ध्यान दे, मिस्टेक ना करे। कोई लोग अगले साल वाला हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर देते, नहीं, इस साल 2026 का आगे जाके एसबीआई का है तो एसबीआई क्लर्क का अलग हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखने का है, और खास आगे दूसरी कोई भी आए उसका अलग से लिखने का है, मिस्टेक ना हो जाए। इसको कॉपी करना है, यहां पे भी अलग है और यहां पे भी, ये आपको एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा। खास इसको भी स्कैन करना है लिखने के बाद। दूसरा एक खास चीज ध्यान दे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बाद व्हाइट पेपर और ब्लैक इंक पेन से लिखने का है। दूसरा ये जो लिखना है, इन लोगों ने जो लेटर कैपिटल में दिया है वो कैपिटल में लिखो, जो स्मॉल में दिया है वो स्मॉल में लिखो। आपको ये पूरा हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैपिटल में लिखना नहीं है कि अच्छा दिखे आईबीपीएस को एसबीआई को तो मैं कैपिटल में लिखता हूं, नहीं। आपको यहां पे जैसा स्मॉल लेटर लिखिए, रेगुलर इंग्लिश लिखिए, उसी में लिखने का है, ठीक है। कोई मिस्टेक ना हो उसका ध्यान रखने का है। चलिए, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। उसके बाद फाइनल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, डायरेक्ट आप यूपीआई से या कोई भी जो भी ऑनलाइन पेमेंट के, नेट बैंकिंग है, कार्ड पेमेंट है, उससे पेमेंट कर पाओगे। लेकिन खास वेरीफाई करने का एप्लीकेशन, एक बार पेमेंट हो गया उसके बाद कोई भी मिस्टेक होगी तो एसबीआई पीओ में तो मॉडिफाई ऑप्शन है ही नहीं, आईबीपीएस पीओ में भी मॉडिफाई ऑप्शन खुलेगा 21 तारीख के बाद, जब भी खुले वापस फीस पे करनी पड़ेगी, मॉडिफाई की अलग से फीस होती है, ठीक है। इसलिए खास ध्यान देने का है। फाइनल सबमिशन कर देने का एप्लीकेशन, और एडिट एंड मॉडिफिकेशन का मैंने बता दिया, एसबीआई में ऑप्शन ही नहीं है अभी, है ना। एक बार भर दिया मतलब गया। दूसरा, अगर गलती से भर दिया कोई फॉर्म एसबीआई पीओ का और गलती ऐसी हो गई जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाने वाला है, ठीक है, तो जिनका गलती हो गया होता है उसको पूरा फॉर्म नया भरना होता है, तो पुराना वाला रिजेक्ट हो जाएगा, नया वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी सिस्टम होती है, ठीक है, लेकिन गलती करना नहीं है, ठीक है, ध्यान रखने का है। चलिए, तो दोस्तों ऑलमोस्ट फॉर्म भरने की सारी डिटेल्स, जहां जहां स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो सारी चीजें मैंने समझा दी है। फिर भी कोई आपको डाउट रह गया हो, कोई भी कंफ्यूजन रह गया, आप इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, हमारी टीम उसका आंसर देंगे। दूसरा, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, तैयारी रिलेटेड, ऑनलाइन बैचेस, ऑफलाइन बैचेस रिलेटेड, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम जो है वो आपको गाइड करेगी। साथ साथ में जो भी
बैंकिंग एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज और ऑफलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप बैंकिंग एकेडमी की जो भी सूरत के अंदर ऑफलाइन के लिए विजिट कर सकते हैं, और कोई भी प्रकार का गाइडेंस है तो भी विजिट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दिए। आगे जाके कोई भी फॉर्म आएंगे आप इसी तरह से फॉर्म भर सकते हो जहां मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में दिखिएगा, और बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा नहीं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आभार।